अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मौज़म मुग़ल की बुक से प्रॉब्लम नंबर 10 जो है उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो प्रॉब्लम है ये टैक्सेबल इनकम हमें प्रोवाइड की गई है मिस्टर मोहम्मद मुजतबा, वर्किंग एज आ टीचर इन आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये फुल टाइम टीचर हैं जिसे टैक्स में हमने रिबेट देनी है 40% टैक्स रिबेट। ये जो 40% टैक्स रिबेट है ये दी जाती है सैलरी इनकम पर। बहरहाल जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे फिर इसको डिस्कस करते हैं। अभी तरतीब से, क्वेश्चन की तरतीब से चलते जाएं, बुक्स निकाल लें, अपनी नोटबुक निकाल लें और साथ साथ वॉच करते जाएं और साथ साथ नोट करते जाएं। सबसे पहले देखेंगे आपके पास है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी है जी 14 लाख, फुली टैक्सेबल है। बेसिक सैलरी के बाद क्वालिफ़िकेशन पे है, फुली टैक्सेबल है। क्वालिफ़िकेशन पे है जी 1,20,000, फुली टैक्सेबल है। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस है। हाउस रेंट अलाउंस जो है ये फुली टैक्सेबल होता है जी। हाउस रेंट अलाउंस की अमाउंट है 7 लाख, फुली टैक्सेबल है। उसके बाद लिखा हुआ है अलाउड हिज पर्सनल कार फॉर ऑफिशियल यूज़। अपनी पर्सनल कार को वो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है। और हुआ क्या, रीइंबर्समेंट ऑफ कार रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। कार के रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंस जो हैं वो 80,000 के आए। अगर आप यहाँ तक पढ़ें तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए कार को यूज़ कर रहा है। उसे कार के एक्सपेंस जो हैं वो कंपनी की तरफ से रीइंबर्स हो जाते हैं। तो ये 80,000 जो है ये फुली एग्जाम्प्ट होना है। लेकिन साथ लिखा हुआ है 10% ऑफ दीज एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर पर्सनल यूज़। जो 80,000 में से 10% एक्सपेंस है ना, वो अपने ज़ाती काम के लिए गाड़ी वो जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। से 80,000 का उसे फॉर एग्जांपल उसने पेट्रोल का एक्सपेंस है, उसका कंपनी ने उसे 80,000 जो है वो पे कर दिया। अब उसमें से 80,000 के पेट्रोल में से उसने 10% जो वैल्यू है ना 8,000 जो बनती है, वो पेट्रोल उसने ज़ाती कामों के लिए ख़र्च किया, वो भी रीइंबर्स हो गया है। दैट्स वाई वो बेनिफिट होगा जी, वो फुली टैक्सेबल होगा। रीइंबर्समेंट ऑफ कार रनिंग एक्सपेंसेस रीइंबर्स हुए, तो इसका सिर्फ 10% पोर्शन जो उसने पर्सनल यूज़ के लिए कार को इस्तेमाल किया तो वो हुए, वो सिर्फ टैक्सेबल होंगे, क्योंकि सिर्फ वो बेनिफिट है। बाकी तो उसने ऑफिशियल पर्पज़ के लिए कार को यूज़ किया है। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है जी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस। प्रोविडेंट फंड की ट्रीटमेंट के लिए आपको हेडिंग देनी होगी जी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की। जब भी कोई भी प्रोविडेंट फंड की टाइप आपको अवेलेबल हो किसी क्वेश्चन में, तो आपने इस तरह हेडिंग देनी है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड 3 अमाउंट्स होती हैं जिनकी टैक्सेबिलिटी आपने यहाँ पर डिस्कस करनी होती है। सबसे पहले एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय ने जो अपनी सैलरी में से कंट्रीब्यूशन जमा करवाई है वो है 1,40,000, इसको लिखें। फिर लिखें जी जो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कंट्रीब्यूशन दी है वो भी 1,40,000 है, उसे भी लिखें। फिर तीसरी चीज़ है जी जो इंटरेस्ट क्रेडिटेड का मतलब है जो इस जमा शुदा रकम पर मुनाफा मिला है। जो एम्प्लॉई ने जमा करवाया 1,40,000 और जो एम्प्लॉयर ने उसका डिडक्ट किया 1,40,000 और उसके बाद जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 1,40,000, इस पर उसे इंटरेस्ट मिला है। गिवन है, देखिए क्वेश्चन में 20% के हिसाब से। ये जहाँ पर पैसे जमा करवाए जाते हैं वहाँ से इंटरेस्ट मिलता है 56,000 का। अब ये तो वो अमाउंट्स हैं जो गिवन है। अब इसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी, तो हमेशा याद रखें भाई, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है ना 1,40,000, ये बेसिक सैलरी में से ही काट कर एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो अगर आपने 14 लाख पूरी सैलरी लिख रही है ना, देखिए एम्प्लॉय को पूरे साल की 14 लाख सैलरी में से 1,40,000 कट कर सैलरी मिलती है। तो आप ये समझ लें 14 लाख में से 1,40,000 कट जाए तो कितना मिलेगा, 12,60,000। लेकिन हमने यहाँ पर 14 लाख पूरा लिख लिया है,
तो 14 लाख पूरी उसकी सैलरी हमने फुली टैक्सेबल कर दी है। अब 1,40,000 को सेपरेटली टैक्सेबल नहीं किया जाता, तो हम लिखते हैं ऑलरेडी इंक्लूडेड। कहाँ पर? जब हमने बेसिक सैलरी लिखी उसमें सारा ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन शामिल थी, तो हमने उसको टैक्सेबल कर दिया। अब यहाँ पर सेपरेटली टैक्सेबल नहीं करना हमने इसे। और देखा जाए तो ये वैसे भी एम्प्लॉय का पैसे जमा करवाना कोई बेनिफिट तो नहीं है, हाँ उसकी सैलरी उसका बेनिफिट है जो हमने टैक्सेबल कर दी है। जहाँ तक बात है जी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फ़ंड की सूरत में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है वो 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जैम्प्ट होती है। बेसिक सैलरी का 10% लें तो ये 1,40,000 आ जाती है। तो 1,40,000 ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1,40,000 ही एग्जैम्प्ट है, तो नथिंग इज़ इंक्लूडेड। तो 10% बेसिक सैलरी का एग्जैम्प्ट है। बेसिक सैलरी 14 लाख है, उसका 10% हमने ले लिया। तीसरी अमाउंट है जी इंटरेस्ट क्रेडिटेड। इंटरेस्ट जितना भी मिल रहा हो, जो टैक्स रूल है जी 16% तक एग्जैम्प्ट है। 16% तक एग्जैम्प्ट है। किसका 16%? तो हमेशा याद रखें इंटरेस्ट जो मिलता है ना, वो जितने पैसे एम्प्लॉय के कटते हैं और जितने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, इन दोनों पर इंटरेस्ट मिलता है, इनकी जमाशुदा रकम पर। तो 1,40,000 एम्प्लॉय का कटा, 1,40,000 एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करवाया किया, तो टोटल उसका 2,80,000 जमा हो गया। उस 2,80,000 पर उसे 20% इंटरेस्ट तो मिल रहा है 56,000, लेकिन 16% तक इंटरेस्ट जो है वो एग्जैम्प्ट है। तो हम 16% कैलकुलेट करते हैं। 2,80,000 का 16% कैलकुलेट करें, वो आ जाता है जी 44,800। ये एग्जैम्प्ट है। 16% तक इंटरेस्ट मिले ना तो वो एग्जैम्प्ट होता है। इससे ज़्यादा जितना भी मिल रहा है ना वो टैक्सेबल है। तो आप डिफरेंस ले लें जी इसका 55,000 के 56,000 के साथ, तो ये इजाफी जो उसे मिल रहा है वो 11,200 है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ तक एग्जैम्प्ट है, 16% तक एग्जैम्प्ट है। इंटरेस्ट के बारे में हमेशा याद रखना है, इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर जो रकम जमा होती है। आगे चलते हैं जी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, इसको मार कर लें, ये बेनिफिट भी है और इस पर एवरेज रिलीफ भी देनी है। लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉय अपने खुद करवाए ना तो उसे एवरेज रिलीफ मिलती है। यहाँ पर डबल बेनिफिट है, लाइफ इंश्योरेंस भी हो रही है और पे भी कौन कर रहा है? आपका एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो बेनिफिट भी है ना साथ, तो इस पर एवरेज रिलीफ भी मिलनी है, इसको मार कर लें, ये बेनिफिट भी है, टैक्सेबल हो गया। उसके बाद ग्रांट रिसीव फ्रॉम बेनोवलेंट फ़ंड, आपको रकम मिली है बेनोवलेंट फ़ंड की, बेनोवलेंट फ़ंड की। तो बेनोवलेंट फ़ंड की जो रकम होती है दैट इज़ फुली एग्जैम्प्ट। 15,000 की अमाउंट है, फुली एग्जैम्प्ट है। उसके बाद रीइम्बर्समेंट ऑफ एंटरटेनमेंट बिल्स, एंटरटेनमेंट बिल्स का रीइम्बर्स हो जाना भी फुली एग्जैम्प्ट है। ऑफ एंटरटेनमेंट बिल्स, एंटरटेनमेंट बिल्स जो एक्चुअल एक्सपेंस होते हैं वो आपके रीइम्बर्स हो जाएं 20,000 के, तो ये फुली एग्जैम्प्ट है, फुली एग्जैम्प्ट है। उसके बाद मार्क कर लें जी, लिखा हुआ है ट्यूशन फ़ी ऑफ 3 चिल्ड्रन। ट्यूशन फ़ी ऑफ 3 चिल्ड्रन जो है ये टोटल इनकम में से माइनस होने वाला अलाउंस है, टोटल इनकम में से माइनस होने वाला अलाउंस है, इसको मार्क कर लें। टोटल इनकम में से जो 5 चीज़ें माइनस होती हैं उसमें से एक ये है। नेक्स्ट लिखा हुआ है जी परफॉर्मेंस अवार्ड। परफॉर्मेंस अवार्ड या एफिशिएंसी होनोरेरियम, दोनों का मतलब सेम है जी, अच्छी कारकर्दगी पर कंपनी की तरफ से अवार्ड मिला है, 28,000 का फुली टैक्सेबल है। उसके बाद क्या आइटम देखेंगे, उसके बाद लिखा हुआ है जी इंटरनेट यूजेज बिल्स रीइम्बर्स्ड। इंटरनेट आपने यूज़ किया है, इंटरनेट यूजेज बिल रीइम्बर्स्ड। अब देखना पड़ेगा कि ये इंटरनेट जो है उसने ज़ाती काम के लिए ख़र्च किया है या ऑफिशियल पर्पज़ के लिए। तो लिखा हुआ है जी फॉर ऑफिशियल यूज़,
अब क्योंकि ऑफिशियल पर्पस है, दैट्स वाई इंटरनेट यूजेज बिल जो है ये 12,000 का फुली एग्जैम्प्ट होगा। अगर ये पर्सनल पर्पस के लिए इंटरनेट यूज़ किया होता तो ये फुली टैक्सेबल हो जाता। आगे चलें तो लिखा हुआ है फ्री गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयर की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। लिखा हुआ है एम्प्लॉयर प्रोवाइड सर्विसेज फ्रॉम हिज ओन रिसोर्सेज। फ्री गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, वैसे तो ये यूटिलिटी अलाउंस में आती है और फुली टैक्सेबल होती है, लेकिन लिखा हुआ है फ्रॉम एम्प्लॉयर ओन रिसोर्सेज। एम्प्लॉयर अपने वसाइल से प्रोवाइड कर रहा है। अगर अपने वसाइल से प्रोवाइड करे तो ये फुली एग्जैम्प्ट है। 50,000 अपने रिसोर्सेज की वजह से ये फुली एग्जैम्प्ट है। उसके बाद लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसको मार्क कर लें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लिखा जाएगा। फिर लिखा हुआ है प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा, इसको भी मार्क कर लें, फुली टैक्सेबल है। शेयर फ्रॉम एओपी, आप जानते हैं एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में ऐड होता है ताकि टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़ आ जाए। नेक्स्ट है आर, लिखा हुआ इनकम फ्रॉम फ्रूट प्रोसेसिंग बिजनेस सेटअप इन बलोचिस्तान। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में आना है और फुली एग्जैम्प्ट है बलोचिस्तान में, फाटा में जो आप बिज़नेस करते हैं फ्रूट प्रोसेसिंग का। उसके बाद है प्रॉफिट ऑन डेट मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस। ये भी टोटल इनकम में से जो 5 चीज़ें माइनस होती हैं उनमें से एक जो है वो प्रॉफिट ऑन डेट भी है। रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड यूज़ फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज़, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा और फुली एग्जैम्प्ट होगा। उसके बाद टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लिखा हुआ है, ये 8th स्टेप है जिसमें हम टैक्स जो पे कर चुके होते हैं उनको माइनस कर देते हैं, इसको भी मार्क कर लें। उसके बाद वी आइटम है होंडा सिटी कार ट्रांसफर्ड बाय द एम्प्लॉयर हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू 15 लाख फॉर 14 लाख। होंडा सिटी कार कंपनी ने आपको दी है, उसकी मार्केट में वैल्यू 15 लाख थी, आपको वो 14 लाख में दे दी गई है। होंडा सिटी कार प्रोवाइडेड एट लेस देन मार्केट वैल्यू, लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू से कम कीमत पर, कितनी कम कीमत पर? 15 लाख की कार एम्प्लॉयर ने आपको 14 लाख में दे दी है, तो 1 लाख का जो बेनिफिट है दैट इज़ टैक्सेबल। उसके बाद डब्ल्यू आइटम है जी प्राइस ऑफर्ड बाय होटल फॉर प्रमोशन ऑफ सेल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। प्राइस ऑफर्ड बाय होटल फॉर प्रमोशन, ये सबसे एंड पर FTR में आएगा, इस पर 20% टैक्स है। कोई भी प्राइजेज़ हैं, कोई भी कार आपको किसी प्राइस जो है वो एज आ प्राइज़ मिली है, एज आ गिफ्ट मिली है, उस पर 20% टैक्स होता है। ये FTR में आएगा जो फाइनल टैक्स रिजीम है। उसके बाद अमाउंट क्लेम फॉर रिबेट में लिखा हुआ है डोनेशन टू इलामा इकबाल, इस पर एवरेज रिलीफ मिलेगी। कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव पेंशन फंड, इस पर भी एवरेज रिलीफ मिलेगी। फिर लिखा हुआ है परचेज ऑफ शेयर्स फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। देखिए ऑल दो स्टॉक एक्सचेंज से पब्लिक कंपनी के शेयर मिलते हैं, लेकिन इस पर आपको एवरेज रिलीफ नहीं मिलेगी। क्योंकि शेयर्स पब्लिक कंपनी के परचेज़ किए जाएं एज एन ओरिजिनल अलॉटी या प्राइवेटाइजेशन कमीशन से, तो फिर आपको एवरेज रिलीफ मिलती है। स्टॉक एक्सचेंज में तो लोग शेयर्स बेचते हैं आकर, आम आवाम शेयर आकर बेचती है। अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज से ख़रीदे हैं तो किसी और के नाम शेयर होंगे, वो आपने ख़रीद लिए, तो आप ओरिजिनल अलॉटी नहीं होंगे। ओरिजिनल अलॉटी वो होता है जिसके नाम पर शेयर होते हैं, फ़र्स्ट टाइम जो डायरेक्ट कंपनी से IPO के ज़रिए ख़रीदता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के ज़रिए ख़रीदता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं जब कंपनी डायरेक्टली फ़र्स्ट टाइम अपने शेयर मार्केट में लॉन्च करे, बेचे। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है आफ्टर कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है, तो यहाँ तक हम टोटल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी टोटल सैलरी इनकम। टोटल सैलरी इनकम, क्योंकि हमने सैलरी से रिलेटेड जितनी भी आइटम्स थी उन सब को यहाँ पर लिख लिया है, तो टोटल सैलरी इनकम आपके पास आ जाती है 24,22,200 आपके पास जो है वो आपकी टोटल सैलरी इनकम आ जाती है। तो टोटल सैलरी इनकम हमारे पास आ गई जी 24,22,200।
आगे मूव करते हैं जी। 24,22,100 टोटल सैलरी इनकम आ गई। टोटल सैलरी इनकम के बाद हम नेक्स्ट हेडिंग देंगे जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15। प्रॉपर्टी इनकम हम यहाँ पर लिखते तो हैं लेकिन साथ लिख देते हैं टू बी टैक्स सेपरेटली, क्योंकि प्रॉपर्टी के टैक्स रेट जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। प्रॉपर्टी इनकम से रिलेटेड हमने एक ही चीज़ मार्क की, दैट इज़ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। रेंटल इनकम या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी आप लिख दें तो ठीक है, वो है 2 लाख। प्रॉपर्टी इनकम जो है जितनी भी हो आपने यहाँ पर लिखनी तो है, साथ लिख देना टैक्स्ड सेपरेटली, कि इस पर सेपरेटली टैक्स लगता है अंडर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट हेडिंग देनी है इनकम फ्रॉम बिजनेस की, क्योंकि प्रॉपर्टी इनकम सिर्फ एक ही थी। इनकम फ्रॉम बिजनेस की हेडिंग, जिन जिन चीज़ों को मार्क किया हुआ है सैलरी को पढ़ते हुए उन्हीं को आपने फोकस करना है ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो और कोई आइटम मिस भी ना हो। तो इनकम फ्रॉम बिज़नेस से रिलेटेड हमने अगर शुरू से देखें तो जिन जिन चीज़ों को मार्क किया हुआ है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बाद प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस में आता है प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस की हमने डेफिनेशन भी डेफिनेशन वाले चैप्टर में सेक्शन 2 में पढ़ी हुई है। स्पेकुलेशन बिजनेस जो है इसका लॉस फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में इसके लॉस की एडजस्टमेंट के बारे में भी जिक्र किया गया है। तो बहरहाल यहाँ पर स्पेकुलेशन बिजनेस जो है फुली टैक्सेबल हो जाएगा। उसके अलावा इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिखा हुआ है जी इनकम फ्रॉम फ्रूट प्रोसेसिंग बिजनेस सेटअप इन बलोचिस्तान। इनकम फ्रॉम फ्रूट प्रोसेसिंग बिज़नेस, अगर ये फ्रूट प्रोसेसिंग का बिज़नेस पंजाब में या किसी और इलाके में किया जाए तो फुली टैक्सेबल है, लेकिन सिर्फ ये बलोचिस्तान को रिलीफ़ है, फाटा एरियाज़ के लोगों को रिलीफ़ है कि उनको इस बिज़नेस में टैक्स जो है वो चार्ज नहीं किया जाता। ये इनकम उनकी फुली एग्जैम्प्ट है, दैट इज़ 70,000 जी। इनकम फ्रॉम फ्रूट प्रोसेसिंग बिज़नेस के बाद नेक्स्ट देखें इनकम फ्रॉम बिज़नेस की और कोई आइटम है जी? इनकम फ्रॉम बिज़नेस की और कोई आइटम नहीं है। इनकम फ्रॉम बिज़नेस के बाद नेक्स्ट हेड बनता है जी कैपिटल गेन का। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है, इसमें कोई कैपिटल गेन की इनकम नहीं है। तो लास्ट हेड बनता है जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39। अब सेक्शन 39 में कौन सी इनकम है जी? सेक्शन 39 की इनकम है जी आपकी रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, अब देखा जाए तो लैंड का रेंट जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आना चाहिए, लेकिन हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर सेक्शन 15 में पढ़ा था कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इनकम हैं जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं है, वो अदर सोर्सेज में आते हैं। एग्रीकल्चर लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, एग्री पर्पस। तो क्योंकि ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लैंड यूज़ हो रही है तो इसका जितना भी रेंट आपको मिल रहा है, बेशक आप खुद एग्रीकल्चर नहीं कर रहे लेकिन आपकी प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो ये फुली एग्जैम्प्ट है। तो यहाँ तक देखें जी, उसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और कोई भी नहीं है। यहाँ तक हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल इनकम। यहाँ तक हमारे पास आ गई टोटल इनकम। तो ऐड कर लें जी, टोटल इनकम आपके पास आ जाएगी 24,22,100 में 40,000 ऐड करें तो ये आ जाएगा जी प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिज़नेस की जो अमाउंट है वो शायद हम मिस्टेक कर दी, हमने उसमें 40,000 लिखी है, ये 60,000 है, 60,000 है। तो आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी जी 24,62,200। टोटल इनकम आपके पास आ गई। टोटल इनकम में से अब आप जानते हैं 5 चीज़ें माइनस करेंगे: ज़कात, वर्कर वेलफेयर फ़ंड, डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2, प्रॉफिट ऑन डेट, मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस एंड चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी।
लेकिन चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी यहाँ पर अलाउड नहीं होगी। देखें टोटल इनकम जो है 15 लाख से बढ़ जाए तो टोटल चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी जो है वो अलाउड नहीं होती। बहरहाल हम आगे मूव करते हैं जी, इसको यहाँ तक नोट कर लें आप लोग। टोटल इनकम थी जी 24,62,200। अब टोटल इनकम में से 5 आइटम, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने बताया कि ये हमें 5 आइटम जो हैं वो यहाँ पर माइनस होती हैं। इस क्वेश्चन में ना ज़कात है, ना वर्कर वेलफेयर फ़ंड है, ना डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2 है। हाँ, प्रॉफिट ऑन डेट मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस है। प्रॉफिट ऑन डेट मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस है जी। देखें कितनी अमाउंट है प्रॉफिट ऑन डेट मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस की, 80,000 है जी मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस। प्रॉफिट ऑन डेट मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस है 80,000, ये अलाउड है, इसे आप माइनस कर दें। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी है। चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी, ये जो एम्प्लॉई अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस जमा करवाते हैं, एजुकेशन की फ़ीस जमा करवाते हैं, ये अलाउड होती है, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आपकी जो टोटल इनकम है वो 15 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये 15 लाख से ज़्यादा है, नॉट अलाउड, बिकॉज टोटल इनकम इज़ ग्रेटर दैन 1500,000। टोटल इनकम आपकी ग्रेटर है 15 लाख से, तो ये अलाउड नहीं है। बेशक जितने मर्ज़ी पैसे जो है वो आपने इस पर स्पेंड किए हों। टोटल इनकम में से ये 5 चीज़ें जो मैंने बताई थी ये माइनस हो जाएं तो आपके पास आ जाती है एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम जी आपके पास आ गई 23,82,200। 23,82,800। अब एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाता है शेयर फ्रॉम एओपी। ये आपको याद रखने हैं जब हम इंशाल्लाह ताला 15th न्यूमेरिकल तक पहुंचेंगे, और आप इस तरह साथ साथ डिस्कस करते रहें, साथ साथ नोट करते रहें, जो क्वेश्चन हो वो पूछते रहें, ये फॉर्मेट की जो तरतीब है ये याद करते रहें, तो इंशाल्लाह ताला जब हम न्यूमेरिकल का ये पोर्शन एंड करेंगे तो आपके लिए ये सारी चीज़ें याद रखना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो शेयर फ्रॉम एओपी 40,000 है जी, ऐड करें, हमारे पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़। टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़ आ गई जी 24,22,200। तो जब रेट पर्पज़ की इनकम आ जाती है तब डबल लाइन लगा देते हैं, इसमें कोई अमाउंट प्लस या माइनस फिर नहीं होती। अब यहाँ से टैक्स के जो स्टेप्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप था जी इसी इनकम पर टैक्स निकाल लें। हालांकि एक्चुअल इनकम 23,82,200 है, लेकिन हम टैक्स इस पर कैलकुलेट करेंगे रेट पर्पज़ के लिए ताकि रेट का पता चल जाए, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर लेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, किस पर टैक्स पेएबल कैलकुलेट करने लगे हम, ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़। टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़ पर टैक्स कैलकुलेट करने लगे हैं। टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़ कितनी है जी, 24,22,200। इस पर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। जब टैक्स इस पर कैलकुलेट करना है तो आपको उसके लिए टैक्स रेट का टेबल देखना है। टैक्स रेट का टेबल जो है वो बुक पर गिवन है, जो मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें भी गिवन है। ये देखें जी टैक्स रेट का टेबल है पेज नंबर 391 पर। इसमें देखें जी आपकी इनकम किस स्लैब में आ रही है, 24,22,200। तो ये 4th स्लैब में आ रही है। 4th स्लैब की रेंज लिखी हुई है जी 12 लाख से लेकर 25 लाख तक है। और अगर इनकम 12 लाख से लेकर 25 लाख है, 12 लाख से जितनी इनकम ज़्यादा है उस पर 5% टैक्स है। 12 लाख से जितनी इनकम ज़्यादा है उस पर 5% टैक्स है। तो कैलकुलेट कर लें जी आपकी इनकम 12 लाख से कितनी ज़्यादा है, 24,22,200। ये 12 लाख से कितनी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है जी 12,22,200।
12,200। इस 12,22,200 पर 5% टैक्स है। इस 12,22,000 पर 22,200 पर 5% कैलकुलेट करते हैं जी। ये आ जाएगा जी 61,110 टैक्स आ गया 61,110। ठीक है जी। अब ये तो आ गया रेट पर्पज़ वाला टैक्स। अब हमने किस पर टैक्स निकालना है? एक्चुअल टैक्सेबल इनकम पर। कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल। एक्चुअल टैक्स पेएबल फाइंड आउट करना है। उसका तरीका क्या है? देखें, ये रेट पर्पज़ वाला टैक्स है 61,110। 61,110 रेट पर्पज़ वाला टैक्स है। ये कौन सी इनकम का टैक्स है जी? रेट पर्पज़ वाली इनकम पर का। कौन सी इनकम है रेट पर्पज़ वाली? ये वाली इनकम है जी। अब इसको डिवाइड कर देंगे ना इस पर, तो हर इनकम के 1 रुपये का टैक्स आ जाएगा। मतलब 24,22,200 का टैक्स है 61,110। तो आप 61,110 को डिवाइड करें 24,22,200, तो 1 रुपये का टैक्स आ जाएगा। हमें चाहिए एक्चुअल टैक्स पेएबल, तो हम इसे एक्चुअल टैक्सेबल इनकम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम है 23,82,200। तो करें जी, कितना आता है? टैक्स आ जाता है जी 60,101। 60,101। दिस इज़ योर एक्चुअल टैक्स पेएबल। हमने रेट पर्पज़ का टैक्स सिर्फ टेम्परेरीली कैलकुलेट किया था। एक्चुअली तो हमने एक्चुअल टैक्स पेएबल कैलकुलेट करना होता है, तो वो आ गया 60,101। ये आ गया एक्चुअल टैक्स पेएबल। ये सेकंड स्टेप था जी टैक्स का। अब क्या करना है जी? आपने एक्चुअल टैक्स पेएबल में ऐड करना है ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। इसके लिए हम एब्रीवेशन भी इस्तेमाल करते हैं, SBI, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। अब सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में 3 चीज़ें आती हैं, ये नहीं आपने भूलना। 3 चीज़ें कौन सी हैं? प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन्स की इनकम जिसके साथ हम लिखते हैं टू बी टैक्स्ड सेपरेटली, या गोल्डन हैंडशेक जब एवरेज रेट गिवन हो। इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी इनकम तो है, लेकिन प्रॉपर्टी इनकम की जो अमाउंट है ना वो है 2 लाख। अब अगर आप टैक्स रेट का टेबल देखें ना, प्रॉपर्टी के टैक्स के रेट अलग हैं। ये भी 389 पर प्रॉपर्टी इनकम का टेबल दिया हुआ है, उसका टैक्स रेट। उसमें लिखा हुआ है जी 2 लाख तक प्रॉपर्टी इनकम वैसे ही फुली एग्जैम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं। तो आपकी इत्तेफाक से 2 लाख ही इनकम थी, 2 लाख ही एग्जैम्प्ट हो गई, तो ऐड भी कुछ नहीं होगा। तो यही आपके पास आ जाएगा एक्चुअल टोटल टैक्स पेएबल। एक्चुअल टोटल टैक्स पेएबल आ गया 60,101। अब क्या करना है जी? एक्चुअल टोटल टैक्स पेएबल जो आपका आ गया है, इसमें अब आपने 4th स्टेप है सीनियर सिटीज़न रिबेट या डिसेबल पर्सन की रिबेट। 4th स्टेप है, ना सीनियर सिटीज़न है ना डिसेबल पर्सन है, तो 4th स्टेप तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। 5th स्टेप है टैक्स कंसेशन फॉर फुल टाइम टीचर्स एंड रिसर्चर्स। फॉर टीचर्स, टीचर्स को टैक्स में कंसेशन देनी है जी। टैक्स कंसेशन फॉर टीचर्स, कितनी कंसेशन देनी है? 40%। अब ये 40% किस पर कैलकुलेट होगा? ये टीचर्स की जो सैलरी इनकम है। देखें, वैसे तो टोटल टैक्स 60,101 है, इस पर 40% नहीं देना। देखें, इस टैक्स में सैलरी का टैक्स भी शामिल है, प्रॉपर्टी का भी, बिज़नेस का भी, कैपिटल गेन का भी, अदर सोर्सेज का भी। तो सारे टैक्स पर 40% रियायत नहीं मिलेगी।
रायत मिलेगी किस पर? टैक्स ऑन सैलरी इनकम पर। तो पहले हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा टैक्स ऑन सैलरी इनकम कितनी है। उसके लिए हमने सैलरी का टैक्स निकालना है ना अगर, तो हमें सैलरी इनकम चाहिए। अब सैलरी इनकम आप जानते हैं, जब हम सैलरी इनकम की टैक्सेबिलिटी लिख रहे होते हैं तो हम जब सैलरी का पोर्शन कंप्लीट होता है वहाँ पर हम टोटल करके बताते हैं भाई ये सैलरी इनकम है। उसका मकसद भी यही होता है। तो सैलरी इनकम थी जी उसकी 24,22,000, 24,22,00। हमने इस पर टैक्स निकालना है। तो कैसे टैक्स निकालना है? वही टैक्स रेट का टेबल देखें पेज नंबर 391 पर, जो टैक्स रेट के टेबल इंडिविजुअल पर्सन के लिए दिए हैं। उसमें लिखा हुआ था कि 12 लाख से लेकर 25 लाख तक जो की इनकम है, अगर आपकी इनकम 12 लाख से 25 लाख के दरमियान है तो जितनी इनकम 12 लाख से ज़्यादा है, 24,22,000 12 लाख से जितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है जी? ये ज़्यादा है जी 12,22,000। इस पर 5% टैक्स है। ये टैक्स रेट के टेबल से ही, जैसे आप यूजुअली टैक्स रेट का टेबल देखकर टैक्स कैलकुलेट करते हैं ना, जैसे आपने रेट पर्पज़ वाले पे कैलकुलेट किया, वैसे ही आपने सैलरी इनकम सेपरेटली ले लेनी है, उसका टैक्स आपने देख लेना है। अब 12,22,000 पर सैलरी का टैक्स अगर आप कैलकुलेट करें तो वो बनता है जी 60,110, 60,110। ये सैलरी का टैक्स बनता है 60,110 सैलरी का टैक्स है। सैलरी के टैक्स पर 40% रायत है। ये सैलरी का टैक्स है 60,110। सैलरी इनकम का टैक्स निकालना है टैक्स रेट के टेबल को देखकर, वो जितना भी आएगा उस पर 40% लेना है। उसका 40% आपने लिया तो रिलीफ आ गई 24,044। ये कंसेशन है जी टीचर्स के लिए। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ग्रॉस टैक्स पेएबल। 5th स्टेप था टीचर्स रिबेट, ये आप माइनस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस टैक्स पेएबल आ जाएगा 36,057। ये 5th स्टेप था जी। 6th स्टेप है फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अब इस क्वेश्चन में फॉरेन टैक्स क्रेडिट नहीं है। हाँ, 7th स्टेप है जी एवरेज रिलीफ। एवरेज रिलीफ, एवरेज रिलीफ किस पर देनी है? उसके लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट। अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट किस पर एवरेज रिलीफ देनी है जी? ये आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए मैंने बताया था। तो हमने जिन चीज़ों को मार्क किया हुआ उनको देखें ज़रा ध्यान से, किस किस पर एवरेज रिलीफ देनी है जी। तो टोटल 3 चीज़ें हैं जिस पर एवरेज रिलीफ देनी है। एक है जी डोनेशन टू द इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, डोनेशन टू इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। दूसरा जी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जिस पर एवरेज रिलीफ देनी है। और तीसरा है कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव्ड पेंशन फंड। 3 चीज़ों पर एवरेज रिलीफ देनी। 3 चीज़ें कौन सी हैं? डोनेशन टू द इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, डोनेशन टू द इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की अमाउंट है 65,000। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो एम्प्लॉयर ने आपका पे किया था 35,000। और तीसरी अमाउंट है कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव्ड पेंशन फंड, वो है 60,000। इन तीनों को ऐड कर लें, इस पर आपने एवरेज रिलीफ देनी है। एवरेज रिलीफ का फॉर्मूला क्या है? बड़ा आसान है कि रेट पर्पज़ वाले टैक्स को डिवाइड करें रेट पर्पज़ वाली इनकम के साथ। अब आप देखें, मैंने इसलिए ये रेज़ नहीं किया, यहाँ पर ही मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की है। ये रेट पर्पज़ वाला टैक्स है, ये रेट पर्पज़ वाली इनकम है। जब शेयर फ्रॉम एओपी ऐड करते हैं तो रेट पर्पज़ वाली इनकम आ जाती है, उसी पर आप टैक्स निकाल लेते हैं तो वो रेट पर्पज़ वाला टैक्स आ जाता है। अगर रेट पर्पज़ वाली इनकम और रेट पर्पज़ वाला टैक्स हो तो उसको आपस में डिवाइड कर देते हैं।
रेट पर्पज़ वाला टैक्स है और ये रेट पर्पज़ वाली इनकम है। डिवाइड कर दें, जिस पर रिलीफ देनी है उसे मल्टीप्लाई करें, इसका टोटल करें तो ये आपके पास आएगा 60 30, ये आ गया 1 लाख, 60 और 30 आ गया 1 लाख, आ जाएगा 1,60,000 जिस पर आपने एवरेज रिलीफ देनी है 1,60,000। जब एवरेज रिलीफ निकालेंगे तो एवरेज रिलीफ की अमाउंट आएगी 4,037। ये एवरेज रिलीफ की अमाउंट आ जाएगी। ग्रॉस टैक्स पेबल में से एवरेज रिलीफ माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा नेट टैक्स पेबल। 36,057 में से 4,037 माइनस करें तो नेट टैक्स पेबल आपके पास आ जाएगा 32,020। नेट टैक्स पेबल में से अब ये 7 स्टेप था एवरेज रिलीफ। एवरेज रिलीफ के बाद 8 स्टेप है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये 8 स्टेप है। लास्ट स्टेप है जी इस कैलकुलेशन में। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आपके पास एक ही गिवन था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की अमाउंट दी हुई थी 31,000। तो आप अपने नेट टैक्स पेबल में से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स माइनस करें तो आ जाएगा नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न। नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न ये आ गया 1,020। नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न 1,020 आ गया। यहाँ तक हमारा ये जो कैलकुलेशन थी ये कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करना है, टैक्स अंडर FTR फाइंड आउट करना है। FTR की जितनी इनकम है उनको यहाँ लिखना है, टैक्स अंडर FTR फाइनल टैक्स रिजीम। फाइनल टैक्स रिजीम अब फाइनल टैक्स रिजीम में देखें जी कौन कौन सी इनकम है। फाइनल टैक्स रिजीम में देखें जी कौन कौन सी इनकम है। तो फाइनल टैक्स रिजीम में सिर्फ एक ही इनकम है, दैट इज़ प्राइस ऑफर्ड फॉर प्रमोशन ऑफ सेल। प्राइस ऑफर्ड फॉर प्रमोशन ऑफ सेल्स। तो मैंने बताया था प्राइस ऑफर फॉर प्रमोशन ऑफ सेल्स का जो टैक्स है वो 20% है। प्राइस ऑफर्ड फॉर प्रमोशन ऑफ सेल्स का टैक्स 20% है। 50,000 का प्राइस है, 50,000 प्राइस है, उस पर 20% टैक्स है। तो ये 10,000 जो है वो टैक्स अंडर FTR है जो आप पे कर चुके होते हैं, क्योंकि ये एट सोर्स कट जाते हैं। सिर्फ इनको लिखा इसलिए जाता है क्योंकि ये 5 सोर्स ऑफ इनकम में नहीं आते, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स में नहीं आते। दैट्स वाई हम इनको एंड पर लिखते हैं ताकि टैक्स डिपार्टमेंट को हम अपनी रिटर्न में बता सकें कि भाई देखिए हम FTRs के ये टैक्सेस जो है ना ये पे कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल जो है ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपने इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आखिर पे एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखें, ज़िंदगी में इंसान कई ऐसे बुरे अमाल करता है, गुनाह करता है, और हमारा मुसलमानों का ये इत्तेकाद है, ये ईमान है कि जितने भी आपने अमाल किए हैं अच्छे या बुरे, इसका पूरा पूरा बदला जो है वो क़यामत में दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे अमाल हैं इंसान के जिसका वबाल, जिसका नुकसान, जिसकी सज़ा इस दुनिया में भी मिलेगी। उनमें से एक अमल है, एक बुरा अमल है माँ बाप की नाफरमानी। जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करेगा, हदीस में आता है कि उसको इसकी जो सज़ा है वो क़यामत वाला दिन तो मिलेगी ही, लेकिन इस दुनिया में भी उसको इसका वबाल, इसका इंजाम, इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। चाहे वो उसका मुस्तकबिल तबाह हो, चाहे वो उसकी घरेलू हालात की मुश्किलात हों, बच्चों की परेशानियां हों,
किसी भी किस्म की का वबाल हो, उसकी नाकामियाँ हों, उसके बिज़नेस का फेलियर हो। तो इसलिए माँ बाप की फर्माबरदारी में ही दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप की इज़्ज़त करने की, फर्माबरदारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।